हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन केस यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स, आई वुड लिंक दोज वीडियोस इन द आई बटन। अगस्त के महीने से लेके अभी तक जितनी भी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स आई हैं उसके पॉलिटी और इकोनॉमी के सेक्शन को डिस्कस किया गया है। यू कैन कंसिडर गिविंग देम वॉच एज वेल। ओके, तो ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और प्रीलिम्स के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और एक कैच मैं आपको शुरुआत में ही देना चाहती हूँ कि ये मैंने जीएस स्कोर के मटेरियल को रेफर किया है यहाँ पे फर्स्ट 3 चैप्टर्स के लिए। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स के लिए यहाँ पे हम जीएस स्कोर के मटेरियल को, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और इकोनॉमिक सर्वे को डाउनलोड करने के लिए आई थिंक दे आस्क फॉर सर्टन फॉर्मेलिटी कि आप अपना नंबर डालिए, ओटीपी आएगा और वो डाउनलोड हो जाता है। तो आप इस तरह से जीएस स्कोर के इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ जगहों पे कुछ गलतियां हैं और कई एरर्स को ऐसे हैं कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं एक दो जगहों पे इकोनॉमिक फ्लॉज हैं, जो लिखा है उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट ट्रू है। तो वो कुछ 2-3 चीजें जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप साथ साथ ही वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा और वहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप जीएस स्कोर के इस मटेरियल को सी, दिस वीडियो इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वन। मैं विजन आईएएस के इकोनॉमिक सर्वे की काफी समय से वेट करती रही, पर वो कल रात को ही जाके अपलोड हुआ है उनकी वेबसाइट पे। तो बाकी जो चैप्टर्स के, क्योंकि एटलीस्ट उनका जो मटेरियल है, ऑल्दो दिस इज अ गुड मटेरियल, इसमें मेंस के क्वेश्चंस हैं, इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे अगर अगर आपको इस वीडियो के द्वारा किसी ने ना समझाया हो, अगर आपको किसी ने बताया, ऑल्दो आप ये चीज बहुत सुनेंगे कि जीएस स्कोर का जो इकोनॉमिक सर्वे का मटेरियल है वो बहुत अच्छा होता है, वो विजन आईएएस से भी अच्छा होता है। तो ये तो मैंने पहली बार ही खैर इसको देखा है। आई हैव नेवर गॉन थ्रू जीएस स्कोर का मटेरियल। इट इज गुड, बट अगर कोई आपको नहीं समझा रहा और आप खुद से पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप गलत चीज पढ़ के चले जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। पर इतना भी बड़ा कोई इशू नहीं है। अगेन आई रिपीट, उसको डिस्क्रिप्शन में जो 2-3 जगहों पे गलतियां हैं वो मैं लिख दूंगी। ऑल राइट, चैप्टर 1 स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-2023 रिकवरी कंप्लीट। दिस इज माई सिंसियर सजेशन टू यू कि आप इन वीडियोज को, ये पार्ट्स में वीडियोज आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 पार्ट्स होंगे इसके। संडे तक आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि सारी वीडियोज अपलोड हो जाएं। और आप हर वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, क्योंकि कहीं जगहों पे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लैरिटी तभी आ पाएगी जब तक कम से कम उसको 2 बार आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। अगर एक बार में क्लियर हो जाता है तो वो आपकी मर्जी है। ऑलराइट, चैप्टर 1 स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-2023 रिकवरी कंप्लीट। तो देखिए, इससे पहले कि हम डिस्कस करें, आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि हम पैंडेमिक की रिकवरी को कंप्लीट कर चुके हैं 2022-23 के फिनेंशियल ईयर में। इसका मतलब ये है। तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, हम मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे और इन 2 मेंस के क्वेश्चंस को इस चैप्टर में समझते हुए अपने ध्यान में रखेंगे कि हम इसका आंसर सीख कर रहे हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पे एलिमिनेट कैसे करना है। आपको बस मुझे सुनना है, जो आंसर्स यहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन यानी कि आंसर की जो यहाँ दी गई है उसे नहीं देखना, जस्ट लिसन टू मी हियर। लेकिन क्वेश्चन क्या है, द टाइटनिंग डन बाय यूएस फेड amidst the conflict in Europe and in quick succession to the pandemic represents a challenge for Indian economy to keep inflation in check and maintain the sustainability of CAD analyze। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की है और साथ ही में पैंडेमिक के पैंडेमिक के वजह से उन्होंने टाइटनिंग की है, और साथ ही में उन्होंने जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया है उसकी वजह से भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया है। इसका भारत की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारी इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमिक रेजिलियंस कैन बी सीन इन द डोमेस्टिक स्टिमुलस टू ग्रोथ सीमलेसली रिप्लेसिंग द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इलूसिडेट, तो मतलब भारत की जो इकोनॉमी की रेजिलियंस है, जो हम शॉक्स की वजह से बिल्कुल भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम उभर के आए हैं उसके बावजूद, वो इसलिए हो पाया है क्योंकि एक्सटर्नल इन तरह के शॉक्स को ओवरकम किया है हमारी डोमेस्टिक स्टिमुलस ने। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक जो भी यहाँ पे हमने स्टेप्स लिए हैं हमारे
सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस जीएस स्कोर के मटेरियल की एक अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि मेंस में की टर्म्स पे डेफिनेशन आती ही आती है, तो क्योंकि ये लोग लिख के दे रहे हैं तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आप की टर्म्स यहाँ से पढ़ के जाइए और डेफिनेशन एज इट इज आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक शॉक क्या होता है? इकोनॉमिक शॉक रैंडम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं जिनका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बहुत वाइड स्प्रेड होता है, और वो उन चीजों की वजह से होते हैं, कॉज होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स के लिए अनकन्वेंशनल है, हमारे हाथ में नहीं है। ओके, दूसरा केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे एक बहुत अगर आप ये डेफिनेशन खुद से पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा अटक जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर पेमेंट्स मेड फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट आर रिकॉर्डेड और कैपिटलाइज्ड ऑन अ company's balance sheet instead of expensed on the income statement। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी एक्सपेंडिचर आप किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने के लिए करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सरकार हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप, वायर, ऑप्टिकल केबल्स, रोड्स, इस तरह की चीजें, राइट। बड़े बड़े एसेट्स बनाना जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे, जिनसे आपकी प्रोडक्शन और एफिशिएंट हो जाएगी, इसे हम इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ जाए, विच ऑफ द फॉर, क्योंकि आप केपेक्स इतना सुन रहे हैं, निर्मला सीतारमन जी इतना बार कहती हैं केपेक्स बढ़ा, केपेक्स बढ़ा, हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी केपेक्स बढ़वाया, तो यूपीएससी आपको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है कि आपको ये पता है। वैसे तो आपको पता है कि जो कैपिटल पे एक्सपेंडिचर होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब आप इन तरह के एसेट्स को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक कंपनी की बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में नहीं। यानी कि जो एसेट और लायबिलिटी वाला जो आपका बैलेंस शीट होता है उसमें एसेट की कैटेगरी में जाता है, लेकिन आपकी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, यानी कि प्रॉफिट लॉस वाली स्टेटमेंट में नहीं आता, क्योंकि ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। यू आर मेकिंग समथिंग, यू आर मेकिंग एन एसेट। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। एडवांस्ड इकोनॉमीज। अब एडवांस्ड इकोनॉमीज वैसे तो ये यूजुअली आपसे नहीं पूछा जा सकता, बट अगेन क्योंकि हर जगह इकोनॉमिक सर्वे में या फिर आप न्यूज़पेपर्स में भी कंपैरिजन जो देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, जब से पैंडेमिक आया है, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज और एडवांस्ड इकोनॉमीज के बीच में देख रहे हैं। तो यूपीएससी वुड लव टू टेस्ट योर नॉलेज कि आपको पता भी है, एटलीस्ट आपके मेंस में तो पूछा जा ही सकता है, कंपेयर एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑन दीज फ्रंट्स, है ना। तो फिर आप पहले ये तो बताएंगे कि इमर्जिंग इकोनॉमीज और एडवांस इकोनॉमीज होती क्या है। तो एडवांस इकोनॉमीज जो आप जो ग्लोबल वेस्ट है ऑलमोस्ट वो सारा एडवांस इकोनॉमीज है, ओके, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट है, जिसमें इंडस्ट्रियल कैपिटल अच्छा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, ओके, और जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी के बाकी इंस्टीट्यूशंस में कंप्लीटली एम्बेडेड है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि डब्ल्यूटीओ से फ्री ट्रेड करवाते हैं वो। उनके जो आप समझ रहे हैं, राइट, डब्ल्यूएचओ में उनका आप प्रेजेंस देखेंगे। खैर वो ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन फ्री ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन्स उनका काफी अच्छा वहां पे प्रेजेंस है, दे कंप्लीटली एम्बेडेड इन दैट। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का मतलब क्या है? वो इमर्जिंग वर्ड से ही आप समझ रहे हैं, जो अभी इमर्ज हो रहे हैं, दे आर ऑन देयर पाथ टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। They have industrial capital, they're developing on it, they are developing modern technologies, they are trying to do their best to give their people decent standards of living, okay। और साथ ही में यहाँ एक और बात लिखी है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की, टिपिकली क्या होता है, उनकी यूनिफाइड करेंसी होती है। यूनिफाइड करेंसी क्या होता है कि यहाँ पे जब जितने भी आपके एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपना कंसेंट दे दे कि हम भी वही वाली करेंसी अपना लेंगे जो सेंटर आप कहेंगे, सारी स्टेट्स मिलके। तो भारत के केस में ऐसे है, रुपी हमारी यूनिफाइड करेंसी है, ओके। अगर हम चाइना के केस में देखें तो युआन उनकी यूनिफाइड करेंसी है, ओके। वैसे ही आप ये जो यूरोपियन यूनियन की यूरो है, तो ये यूनिफाइड करेंसी का यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के केस में तो हम देखते हैं। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप करेंसी को ही बांट देंगे तो फिर आप इमर्ज भी नहीं हो सकते, आप लीस्ट डेवलप्ड या डेवलपिंग ही रह जाएंगे हमेशा। तो आपको क्योंकि डेवलप बनना है, तो आप ये पहले अपनी जो यूनिटी को खराब करने वाली चीजें हैं, यू वुड इरेडिकेट दैट फर्स्ट। सो यू हैव यूनिफाइड करेंसी, इंडिया के केस में रुपी है। यूनिफाइड स्टॉक मार्केट, आप देखते हैं बीएसई एनएससी, स्टेट्स की अलग तो नहीं है स्टॉक मार्केट, या सेंटर की अलग है, ऐसा तो नहीं है। बैंकिंग सिस्टम हमारा यूनिफाइड है, आरबीआई है ग्रेटेस्ट रेगुलेटर, सबसे बड़ा एपेक्स रेगुलेटर है। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर आपको स्टेट में दिख जाते हैं। तो इस तरह के बैंक्स और ये यूनिफाइड बैंकिंग सिस्टम है।
एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजिंग। अब देखिए ये की टर्म्स आसान है, कहीं कहीं जगहों पे आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, जैसे CRAR, और आपसे ये उम्मीद की जाती है क्योंकि अब ये फरवरी का महीना चल रहा है और आपका पेपर आने में अब केवल 3 महीने बाकी हैं, कि आपको स्टैटिक पोर्शन एटलीस्ट कहीं कहीं वर्ड्स, अगर मैं बोलूँ अपनी तरफ से, मैं कोशिश करूंगी जितना ब्रीफली आपको एक आइडिया दे पाऊँ वर्ड्स के बारे में वो आपको मिले, लेकिन कहीं जगहों पे आई एक्सपेक्ट यू टू नो थिंग्स, टू नो सर्टन इकोनॉमिक टर्म्स, ओके, ताकि मेरा ना ही आपका समय बर्बाद हो ना ही मेरा, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स, ओके, तो यहाँ पे एक बहुत डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन, देखिए क्या है ना कि आपके प्रीलिम्स में इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप हैरान रह जाएंगे, इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो आपको ट्रिकी लगते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग यू नो items listed below are included in domestic private consumption, तो domestic private consumption क्या होता है? पर्सनल कंजम्पशन, जो आप अपने हाउस होल्ड के लिए कर रहे हैं जिससे आपको कुछ सहूलियत मिले, जो आप कंज्यूम करेंगे, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है ना, जो आप कंज्यूम करेंगे खत्म कर देंगे उसको, वो होता है डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है। ये अपने ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। देखिए, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इम्प्यूटेड रेंट्स ऑन ओनर ऑक्यूपाइड dwellings एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, ये सारा डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन में बेसिकली इंक्लूड होता है। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट तो ये कोई कंजम्पशन नहीं है आपके लिए, कोई कंज्यूम करके कोई सहूलियत नहीं आ रही। आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही करनी है, ये तो बल्कि आपके लिए एक लायबिलिटी है, तो कुछ नो कन्वीनियंस कमिंग हियर, ओके, तो ये एक्सक्लूडेड है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये एक्सक्लूडेड है क्योंकि यू नॉट कंज्यूमिंग इट, राइट, ये कोई आपके लिए कन्वीनियंस नहीं लेके आ रही। ये चीज एक बेंचमार्क है जो अपने दिमाग में रखिएगा आप डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन की से रिलेटेड एलिमिनेशन करते हुए। ट्रांसफर्स अब्रॉड, ये भी आपके कंजम्पशन में नहीं आता, ओके, अगर आप अपने किसी रिश्तेदारों को बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, एनीथिंग, रेमिटेंस जो आप कहें, ऑल बिजनेस एक्सपेंडिचर, एंड क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ये आप अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी में नहीं कर रहे, आप एक इंडिविजुअल हैं, जो इंसान है, जो मजे लेना चाहता है, खाना पीना ऐश करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो होता है डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आ भी सकती है कि डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन में स्पेंडिंग ऑन सेकंड हैंड गुड्स नहीं इंक्लूड होता। क्यों नहीं होता? बहुत लॉजिकल है। देखिए, सेकंड हैंड गुड्स में क्या होता है, केवल ओनर की ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, कोई नई प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो आप सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई नई प्रोडक्शन हो रही है, इंटरेस्ट पेमेंट में कोई नई प्रोडक्शन हो रही है और आप उसका लुफ्त उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वैसे ही सेकंड हैंड गुड्स में एक कार है, किसी और की, आपने उससे खरीद ली, नहीं, वो तो ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ, नई कार तो नहीं बनी ना, ओके। पेंट अप डिमांड, पेंट अप डिमांड तो देखिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका एक बहुत ही आपको यहाँ पे साक्षात एग्जाम्पल मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री में कि पेंट अप डिमांड, जैसे इतने समय ब्रिटिशर्स थे तो हम बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स करते रहे, लेकिन डिमांड तो थी ना, उन गुड्स की डिमांड थी, पर वो ब्रिटिशर्स के थे इसलिए हम कंज्यूम नहीं करते थे। जैसे ही हम आजाद हुए इतनी सारी पेंट अप डिमांड आ गई और कहीं ना कहीं उस तरह के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ने, उस डिमांड ने हमारी इकोनॉमी को इतनी शुरुआती जो इंडिपेंडेंस ईयर्स थे उसमें कहीं ना कहीं हेल्प किया। तो पेंटअप डिमांड वही चीज है कि डिमांड कीप्स ऑन बिल्डिंग अप ओवर टाइम। रिसेशन के समय, अब रिसेशन के समय आपकी डिमांड है लेकिन अब आपको पता है कि आपके पास पैसे इतने नहीं हैं, महंगा है या जो भी है, इस वजह से आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो लेकिन वो डिमांड है जो इकट्ठी होती रहती है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो, अब देखिए यहाँ पे CRAR क्या होता है। अगेन देखिए क्या होता है कि एक बैंक के पास इनफ कैपिटल होना चाहिए कि अगर उसको कल को कोई क्रेडिट रिस्क आ जाए, ओके, तो वो बैंकरप्ट ना हो जाए। जैसे मतलब क्या होता है, आई अगेन रिपीट, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो, इसका यहाँ पे इन्होंने पता नहीं किस तरीके से लिखा है, लेकिन जो आपको समझ आएगा जब अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वो ये शब्द पढ़ते हैं। तो इन द सेंस, मैं एग्जांपल लेती हूँ, हर एक जो आपने एसेट दिया है ना, एसेट क्या होता है, अगेन बैंक के केस में लोन्स एसेट्स होते हैं। अब ये चीज मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ तो मैं ये चीज यहाँ नहीं समझाऊंगी। तो जो लोन्स दिए जाते हैं, जो क्रेडिट दिया जाता है बैंक द्वारा, हर लोन सेम रिस्क के साथ नहीं आता। गवर्नमेंट को लोन देना सबसे ज्यादा किफायती है, रिस्क सबसे कम है। फिर कमर्शियल बोरोअर्स को देना उनसे कम रिस्क है ना, उनसे कम अच्छा वाला रिस्क है।
फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स को देना ज्यादा रिस्की है, तो सबसे कम आ रहा है रिस्क गवर्नमेंट के केस में। तो जो गवर्नमेंट को लोन्स दिए हैं बैंक्स ने, उस पर वो सब कम पैसा इकट्ठा करके रख लेंगे। इन द सेंस अगर आपने 100 रुपए दिया है गवर्नमेंट को, तो आपको लगेगा इस पर रिस्क कम है, तो मैं केवल 10 रुपए अपने पास अलग से रख लूंगा। अगर ये लोन का इतना पोर्शन ना आया, इतना ही रिस्क है कि कम से 10 रुपए का ये वापसी नहीं कर पाएंगे, इतना ही रिस्क है, इससे ज्यादा रिस्क है नहीं। तो आपने 10 रुपए अलग करके रख लिए, जैसे ही आपने लोन दिया बैंक ने। फिर आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने बैंक एक कमर्शियल किसी किसी कंपनी को आपने एक लोन दिया 100 रुपए का, तो आपको लगा यहाँ थोड़ा ज्यादा रिस्क है, 20 रुपए। जैसे ही उनको 100 रुपए दिया, उसमें से आपको लग रहा है 20 रुपए ना आने की आशंका है, तो आपने 20 रुपए अलग रख लिए कि बैठा जी 20 रुपए ना आए इकट्ठे, तो मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं पहले ही। अपने लिए आप अपना दिमाग का कन्वीनियंस सोच के रख रहे हैं कि मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने किसी इंडिविजुअल को पैसे दिए 100 रुपए। अब यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है, यहाँ पॉसिबल है कि उस बंदे की, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ घर पे हो जाए, जॉब चली जाए, तो इसकी वजह से वो ना पेमेंट कर पाए वापस, तो उसके लिए 30। तो 100 रुपए दिया और 30 रुपए ना आने की संभावना है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिस्क हैं, उसको वेट करके आप डिफरेंट डिफरेंट एज पर रिस्क आप कैपिटल रखते हैं, तो वो होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ओके, बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तो वही जितना आप यहाँ पे पता नहीं क्या, यहाँ पे डेफिनेशन ही गलत अजीब सी लिखी हुई है। मतलब कि आपने क्या बजट में सोचा है कि आप केपेक्स कितना कितना एसेट बनाना आपने इस बार। इंट्रोडक्शन, तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स आए और उसने हमारी इकोनॉमी को आके 3 बार हिट किया 2020 से लेके अभी तक। पहला आया जो पैंडेमिक, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ ग्लोबल आउटपुट का। दूसरा आया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से पूरे संसार में इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तीसरा आया है फिर उसके ये पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का ही रिस्पॉन्स है, लेकिन ऑफ कोर्स इकोनॉमी को तो इसने भी शॉक किया है। वो है जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, उन्होंने टाइटनिंग ऑफ बेसिकली टाइटनिंग ऑफ मॉनिटरिंग पॉलिसी की, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि आपको लोन अब से महंगा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज, तो इन तीनों चीजों की वजह से बेसिकली हमने इकोनॉमी को शॉक देखा है 2020 से लेके अभी तक। विद द इंक्रीज इन टाइटनिंग पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, द डेट ऑफ, अब ऐसे देखिए यूएस फेडरल रिजर्व ने किया तो हमारे बैंक्स ने भी किया, क्योंकि करना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे। ओके, द डेट ऑफ द नॉन फाइनेंशियल सेक्टर हैज रिजन विद परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। अब देखिए वो चीज लिखी है, लोअरिंग द ग्लोबल ग्रोथ एज इंडिकेटेड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इतने सारे शॉक्स के बाद भी जो हमारी इकोनॉमी है, उन्होंने फुल रिकवरी कर ली है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, अहेड ऑफ मेनी नेशंस। भारत की इकोनॉमी ने हमने रिकवर कर लिया है, और हम प्री पैंडेमिक, यानी कि जो हम प्री पैंडेमिक से पहले जो हमारा ग्रोथ का पाथ था, हम ऑलमोस्ट वहां पे पोजीशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके, 2023 में वी लुक फॉरवर्ड टू इट। एस्टिमेटेड ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन, लेकिन अगर हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो 2023 में इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम इसको डिक्लाइन होता हुआ देखेंगे, एंड इज एक्सपेक्टेड, और फिर हम ये डिक्लाइन वाली स्थिति में ही रहेगा, सबड्यूड ही रहेगा आने वाले कुछ सालों तक ग्लोबल ग्रोथ सिनेरियो। ओके, और देखिए स्लोइंग डिमांड विल लाइकली पुश डाउन द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। अब देखिए ये चीज क्या लिखी है कि इंडिया का कैड 2024 में इंप्रूव क्यों होगा। कैड क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो ये जो कैड है ये इंप्रूव होने की संभावना क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि आप कितने इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए और इंपोर्ट कम होने चाहिए। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता है। इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। अब देखिए क्या है, अगर मनी टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में देखूं, तो क्योंकि पूरे संसार में कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि देखिए बात क्या है कि पूरे संसार में अब डिमांड कम है। ओके, डिमांड कम है, तो अभी तक क्या थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी, तो इसकी वजह से डिमांड कम हो गई। ओके, और फिर अब डिमांड कम ही है, लेकिन अब कब तक आप कहोगे नहीं आपने लेना है तो लो, मैं 150 रुपए का ये दूंगा, और पहले आप 50 का दिया करते थे, आप एक हद तक कर सकते हो। तो फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको भी कमोडिटी के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई तो ले ले, वरना तो वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस वुड कम डाउन, और इससे क्या होगा, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा तो हमारा जो कैड है अपने आप इंप्रूव हो जाएगा 2024 के लिए।
अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, पाथ ब्रेकिंग मेजर्स। पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हमने एक्सपैंड किया है और पाथ ब्रेकिंग मेजर्स लिए। आपके मेंस में आप इस तरह से लिखिए बिल्कुल कि हमने क्या क्या किया था। आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि हमने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए 2020 से लेकर अभी तक क्या क्या किया है। पीएम गति शक्ति मिशन, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हम बहुत डिटेल में, आई थिंक सितंबर के महीने में ये आया था, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिससे हम क्या कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को इंक्रीज कर सकें। देखिए अगर मैं पीएम गति शक्ति बताऊं तो ये तो पीएम गति शक्ति तो एक्चुअल में एक मास्टर स्ट्रोक ही है अगर ये सही से इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें बेसिकली क्या करने की कोशिश की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं अगले हम 4 सालों में उम्मीद करते हैं कि हम उसकी प्लानिंग को, इम्प्लीमेंटेशन को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, जिससे ग्राउंड लेवल पे कॉस्ट सेव हो, जॉब्स बढ़ें। ओके, तो ये बेसिकली, और जो 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आई थी तो उसको भी ₹110 लाख करोड़ की, 110 लाख करोड़ की, तो उसको भी सब्ज्यूम अपने में कर लेता है। तो बेसिकली देखिए गति शक्ति मिशन क्या करना चाहता है। गति शक्ति मिशन का ये कहना है कि अगर आप सपोज कीजिए एक प्रोजेक्ट बनना है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे का, ठीक है, तो वो लेट क्यों हो जाता है इतना? वो लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने एक रेलवे का वहां पे अगर एक लाइन डलनी है तो उसमें आपको रोड वाले से भी, जो रोड मिनिस्ट्री है उनसे अलग पेपर वर्क करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन उनसे अलग चाहिए। फिर उसके बाद जो रेलवे से चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद क्योंकि वहां पे ये अगर किसी पंचायती एरिया से जा रहा है तो फिर पंचायती राज मिनिस्ट्री का भी चाहिए। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें, आप समझ रहे हैं। तो इतना साइलोज में अलग अलग सारे अगर मिनिस्ट्रियों को जा जाके आप पहले ये साइन कर दो मैम, ये कर दो, वो कर दो, और फिर कितना डिले हो जाएगा। और फिर जब जाके हर किसी से आपको वो मिल जाएगी, अलाउंस मिल जाएगी कि ठीक है आप प्रोजेक्ट बना ले, तब तक तो जो कल रॉ मटेरियल था उससे कितना गुना महंगा हो चुका होगा। तो कॉस्ट भी बढ़ गई, टाइम भी बढ़ गया। तो ये पीएम गति शक्ति कम करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के कॉस्ट को कम करना चाहता है। तो इसमें बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं अराउंड 16, दे वुड कम टुगेदर। ओके, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, विच इज आई थिंक वेरी गुड। तो ये चीज आप कह सकते हैं। इसमें विलेजेस में बोला गया है कि 4G कनेक्टिविटी भी बेसिकली एक्सपैंड की जाएगी। और ये भी बोला जा रहा है कि 11 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, 2 नए डिफेंस कॉरिडोर्स बनेंगे, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। तो एवरीथिंग इज वेरी गुड। गैस पाइपलाइन नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है। अगर हम नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स होता है प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टोरिंग एंड मूविंग रिसोर्सेज, चाहे वो पीपल हो, रॉ मटेरियल्स हो, इन्वेंट्री हो, इक्विपमेंट हो, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। देखिए जहां से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उपज हुई है, ओरिजिनेशन है, प्रोडक्शन है, वहां से लेके कंजम्पशन तक जो भी प्रोसेस है, टैंकर्स में स्टोर करना, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीजें। इनफैक्ट इसमें इंफॉर्मेशन देना कि कितनी डिमांड है उतना भेज दीजिए आप स्टोर हाउस में से, ये सब कुछ लॉजिस्टिक्स के अंडर आता है। और ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी क्या करने की कोशिश करती है? इट एक्चुअली एम्स की जो हमारा पूरी जीडीपी का 14 to 18% कॉस्ट में जा रहा है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में जा रहा है। तो हम बेसिकली 8%, क्योंकि ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 8% ऑफ जीडीपी शुड गो इनटू लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। सो वी वांट टू कट दिस बाय हाफ। ओके, तो ये चीज मतलब 2030 तक हम इसको एम करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल बेस्ड गुड्स ऑपरेशन होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी लीकेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने रेल सेक्टर में देखें तो रेल सेक्टर में बहुत सारी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जो एवरेज स्पीड है फ्रीट ट्रेन की, जिसमें मालगाड़ी जिसे आप कहते हैं, वो स्टैग्नेट ही हो गई है पिछले डेकेड से। कितने 25 किलोमीटर पर आवर पे। तो हमें उसको कम से कम अर्जेंटली डबल करने की जरूरत है 50 किलोमीटर पर आवर पे। वैसे ही हम कहते हैं कि वो इनलैंड वाटरवेज नेटवर्क, हम कहते हैं कि चाइना देखिए। अब देखिए, अब ये इस तरह के एग्जाम्पल्स आप अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो रिवर पोर्ट्स हैं वो बहुत ही जो जिस तरह से उनके विद इन कंट्री, जो इंट्रा कंट्री आप ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसकी वजह से काफी किफायती। अब इतने सारे हमारे यहाँ पे रिवर्स हैं, लेकिन फिर भी आज तक हम उससे फ्रीट क्यों नहीं ट्रांसफर कर पाए हैं, जबकि सबसे ज्यादा सस्ता ही आप कह सकते हैं कि रिवर चैनल होता है इधर से उधर प्रोडक्ट पहुंचाने का। लेकिन क्यों क्यों ऐसा नहीं हो पाया? क्यों अभी भी हम गाड़ी से
ट्रकों पे जा रहे हैं, वाई? तो ये सारी चीजें हमें फिक्स करने की जरूरत है. द ग्लोबल इकोनॉमी बैटल्स थ्रू अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस. ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कुछ यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं. क्या है? परसिस्टेंट चैलेंजेस फ्रॉम प्रीवियस मिलीनियम. देखिए कहीं जो चैलेंजेस हैं वो पिछले कुछ सालों से चले आ रहे हैं, जिससे ही अभी तक हम उभर नहीं पाए थे और वो अभी भी कंटिन्यू हुए हैं. तो यहाँ पे लिखा है कि इस सिनेरियो को बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ने कंपेयर करने की कोशिश की है. जो लास्ट सेंचुरी की 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई, फिर उसके बाद डेडली स्पेनिश फ्लू आया, फिर ग्रेट डिप्रेशन आया 1930 का, और फिर अभी यहाँ पे अभी देखिए हम जो ईस्ट एशियन क्राइसिस आया था 1997 का, जो ईस्ट एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आया था, तो हम उससे रिकवर कर ही रहे थे, तो फिर ये आ गया. हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से अभी तक रिकवर नहीं किए थे 2008 के. देखिए अगर आप पैंडेमिक से पहले के अपना स्टैटिक पोर्शन अभी कभी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा के देख लेंगे, आप ऐसे पढ़ भी लेंगे, तो आपको हर जगह एक बार 2008 के इस फाइनेंशियल क्राइसिस का बेसिकली मेंशन मिलेगा कि इसकी वजह से अभी तक हम ये नहीं कर पाए हैं. ये तो अभी तो हम इससे ही नहीं रिकवर हुए थे. और उसके बाद जो ट्रेड टेंशन सुपर पावर्स के बीच में, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, यूएस रशिया, दिस दैट, कुछ भी नहीं हुआ. फिर उसके बाद क्या हो गया कि ये जो प्रीवियस मिलीनियम के चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे, एक और चैलेंज आ गया. ठीक है, तो द स्ट्रिंग ऑफ फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक स्लो डाउन. तो वो जो 3 फैक्टर्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे कि पहले पैंडेमिक आया, फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया, फिर उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई. ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन हिट हो गए. तो देखिए इन्फ्लेशन होती क्यों है? इन्फ्लेशन डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से होती है. कि अगर सप्लाई बहुत कम हो गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो देखिए जब किसी का अभाव हो जाता है, वही कहते हैं ना, एब्सेंस मेक्स हार्ट ग्रो फॉन्डर. सो यू आर एब्सेंट, देयर इज नो सप्लाई, there is very less supply, and we are so many, there are so many people who want you, but ऑफ कोर्स फिर आपके भाव बढ़ जाएंगे और आपका रेट बढ़ जाएगा, तो वो इन्फ्लेशन होती है. सप्लाई डिमांड मिसमैच, तो वही बेसिकली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई. फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा कि ब्लैक सी को ब्लॉकेड कर दिया गया, तो वहां से वीट नहीं जा सकता, तो इजिप्ट तक वीट नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इजिप्ट तो अपना 60% जो वीट है वो उसी एरिया से ले रहा है, यूक्रेन वाले, रशिया वाले रीजन से. तो ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाना, फूड का, फर्टिलाइजर्स आप जानते हैं कितने सारे फर्टिलाइजर्स यूक्रेन से आते हैं, रशिया से आते हैं. कितने सारे नेशंस जैसे श्रीलंका, जैसे बांग्लादेश, कितने सारे नेशंस हिट हुए. तो वो ये सारी चीजें, फिर उसके आप ये ऑफ कोर्स अगर आपके मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है या प्रीलिम्स में भी आता है कि हम यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस क्या है ग्लोबल इकोनॉमी के विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023. तो पहला परसिस्टेंट चैलेंजेस फ्रॉम प्रीवियस मिलीनियम, स्ट्रिंग ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक स्लो डाउन. अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, यहाँ पे लिखा है, हम पहले ये डिस्कस कर लें, फिर हम ये देखते हैं अभी ऊपर ग्राफिक्स. काउंटर इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग टू रेन इन इन्फ्लेशन. तो देखिए फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर क्योंकि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ती है हर एक सेंट्रल बैंक को, जिससे आप क्या करेंगे कि रेपो रेट बढ़ा देंगे. रेपो रेट आपने बढ़ा दिया फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने, तो रेपो रेट बढ़ गया तो लोन्स महंगे मिलेंगे, तो फिर ऑफकोर्स लोन की डिमांड कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने से अपने आप इन्फ्लेशन कम हो जाती है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है. लेकिन अब खुद सोचिए कि मनी सप्लाई कम होगी तो स्लो डाउन भी आ जाएगा इसके बाद, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स राइज करने लग पड़े. बहुत सारी करेंसीज की डेप्रिसिएशन हो गई अगेंस्ट यूएस डॉलर. कभी भी यूएस डॉलर के अगेंस्ट कम नहीं था, हमेशा 1.2 डॉलर के करीब बनाया करता था 1 यूरो, लेकिन यूरो डेप्रिशिएट हो गया. हमने देखा कि पहले जो 70 रुपए $1 बनाया करता था, वो अब 80 रुपए बना रहा है. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्यों हुआ. अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पे अब देखिए हमें यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं कि एक तो करेंसीज डेप्रिशिएट हुई और सॉवरेन बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुए. अब डेप्रिसिएशन सुनिए कि क्यों हुआ. डेप्रिसिएशन क्यों होता है कि देखिए अभी क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व ने, यूएस के फेडरल रिजर्व ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया. ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो फिर अब जिन्होंने लोन लेना है वो लोन ले नहीं सकते. ओके, तो लोन नहीं ले सकते, तो फिर डॉलर की सप्लाई कम हो गई. ठीक है, डॉलर की सप्लाई कम हो गई. डॉलर की सप्लाई, फिर इसी तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमी तो इंटीग्रेटेड है, भारत में भी डॉलर की सप्लाई कम हो गई. ठीक है, तो भारत में जब डॉलर की सप्लाई कम हो गई,
तो क्यों? क्योंकि जब फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो वो लोन्स वहां पे कम में मिल रहे हैं ना, लेकिन वही रेट तो डिपॉजिट पे भी तो मिल रहा है। तो जो हमारे इंडिया में कितने लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हुई है, बाहर के लोगों ने एफपीआईज वगैरह, उन्होंने अपने यहाँ से अपना विड्रॉ किया और वो यूएस चले गए, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा था डिपॉजिट्स में, तो वहां लेके चले गए एफपीआईज अपने। तो इंटरेस्ट मिल रहा था, तो यहाँ से डॉलर चला गया। अब रुपी है तो रुपी जब इतना ज्यादा रुपी हो जाएगा, डॉलर इतना कम हो जाएगा, तो रुपी डेप्रीशिएट हो जाएगा ना। ओके, हमारी अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये चीज आई थिंक आपको समझ आ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं राइजिंग राइजिंग सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स। देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप अपने स्टैटिक में पोर्शन में जब पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बच्चों को यही दिक्कत होती है, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस, इसमें लिंक क्या है, कैसे डिफरेंट है, दैट। लेकिन हम अगर आपको सिंपल टर्म्स में अगर यहाँ पे हम देखें तो सॉवरेन बॉन्ड, सॉवरेन का मतलब है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की यहाँ पे बात हो रही है। बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है जो आप इंटरेस्ट पे करते हो बायर ऑफ द बॉन्ड को, यानी कि सरकार के बॉन्ड को अगर किसी ने खरीदा है, ठीक है, तो वो लेंडर है ना, खरीदने वाला, वो आपको आपको पैसे, सरकार को पैसे की जरूरत है, इसलिए बॉन्ड्स इशू कर रही है, और जो उसने बॉन्ड इशू किए हैं उस पर बेसिकली उसे रिटर्न में इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, सामने वाले को, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है आपके बुरे वक्त में। तो आप, एक सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट, ये जो बेसिकली यील्ड है या इंटरेस्ट रेट है, कम से कम होना चाहिए। वो दिखाता है कि सरकार स्टेबल है, सरकार में विश्वास है, ठीक है, और इकोनॉमी अच्छी चल रही है। आप जब आप अपने बुरे वक्त में होते हैं, तो अगर आप किसी से जब लोन मांगते हैं, तो जब आप बहुत बुरे वक्त में हैं, तो आप कहेंगे यार मैं तेरे को 10% इंटरेस्ट रेट दे दूंगा, तू बस मेरे को पैसे दे दे, है ना। तो इन द सेंस जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, यील्ड बढ़ा है, तो मतलब आप बुरी स्थिति में है। ओके, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई सरकार को पैसा नहीं लेंड करना चाहता, उनको विश्वास नहीं है कि इकोनॉमी रिकवर होगी आने वाले समय में, ये पैसा वापस आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है, तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा यार, तुम 12% ले ले, और वैसे नॉर्मल टाइम्स में क्या होगा, आप 4% पे देंगे, तो इट इजंट अ गुड थिंग। जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो हमेशा कम होने चाहिए। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी इतनी सफर कर रही थी, पीपल डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट रीपेइंग कैपेसिटी। तो वही चीज, लेकिन यहाँ पे अगर हम ग्राफिक्स देखें, तो जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है एडवांस्ड इकोनॉमीज में, तो आप ये देखिए बॉन्ड यील्ड यहाँ पे जून 2022 अगस्त, फिर यहाँ पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कितना ज्यादा बढ़ा है, ये यूके में देख लीजिए सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ये यूएस है, कितना ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज, लेकिन उनके कंपैरिजन में तो भारत तो सही ही है। यहाँ पे देखिए, ये है भारत जो बिल्कुल सही है बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में भी। लेकिन ये ग्रीन वाला कौन है, ये रशिया है, ठीक है। तो रशिया को इकोनॉमिक सर्वे ने इमर्जिंग इकोनॉमी में रखा है, तो रशिया का देख लीजिए, लेकिन कितना ज्यादा बड़ा, और फेब्रवरी का महीना है ये जब इन्वेजन हुआ है, ठीक है। तो ये अभी देखिए यहाँ पे इंडिया इज ऑन अ गुड पाथ, सो इंडिया को इतनी डरने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल स्टैगफ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन शब्द में अगेन आप अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं, स्टैगफ्लेशन में दो शब्द है, एक है स्टैग्नेशन, एक है इन्फ्लेशन, ठीक है। वैसे तो क्या होता है ना, कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन का मतभेद रहता है, यानी कि क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। देखिए एक सिंपल सी बात है, जब ग्रोथ बढ़ती है तो मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, इस तरह से। तो फिर क्या होता है, मनी सप्लाई जब बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर आरबीआई आ जाते हैं, आरबीआई कहते हैं मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, महंगाई भी बढ़ गई है, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं, लोन सबसे महंगे होंगे कम मनी सप्लाई करने के लिए। तो क्या हुआ, ग्रोथ का वैर आ गया इन्फ्लेशन से, ठीक है। इन्फ्लेशन कम करने के लिए बेसिकली रेपो रेट बढ़ा दिया गया, तो फिर क्या हुआ, जो अच्छी खासी ग्रोइंग इकोनॉमी थी वो स्लो डाउन में आ गई। फिर स्लो डाउन में आई तो आरबीआई फिर आ जाते हैं, आरबीआई कहते हैं अब तो स्लो डाउन हो गया, मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, रेपो रेट कम कर दो। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, फिर ग्रोथ आई, फिर इन्फ्लेशन हो गई, फिर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दी गई, ये चलता रहता है। लेकिन अभी क्या है, स्टैग्नेशन भी है, स्लो डाउन भी है, और इन्फ्लेशन भी है, ये दोनों साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ग्लोबली, स्लोड ओके। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, ये फोर्थ चैलेंज है ग्रोथ का, द लॉस ऑफ एजुकेशन एंड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए वही चीज, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा है। यूके में जाके देखिए आप, यूके तो खुश ही हो गए हैं, यूके यूएस के, जो अभी एयर इंडिया ने इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है एयरबस और बोइंग पे, के और एक जॉब्स आएंगी सर, थैंक यू 44 यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब्स आएंगी आपके वजह से, बिकॉज दे वर एक्चुअली अंडरगोइंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट थिंग। तो भारत में ही नहीं हो रहा था सिर्फ, अगर आपको लगता है इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजर, वीट, क्रूड ऑयल,
इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन्स रेजिलिएंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रियल जीडीपी है वो 2020 में इतनी थी, 2021 में रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं इतना नीचे गिर गया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2022 में, उसके बाद 2023 में हम इतना देखेंगे, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजिलियंस यहाँ पे दिख रही है। इन्फ्लेशन इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, तो ये अभी हम वही चैलेंजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस आपको लिखने भी हैं कि क्या यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड कम होता फेस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। इन्फ्लेशन इन एडवांस्ड इकोनॉमी, जिन इकोनॉमीज ने, देखिए क्या होता है इन्फ्लेशन का मतलब कि इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है, एटलीस्ट जो हमारा बैंड बिल्कुल सही है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होनी चाहिए। इन्फ्लेशन नहीं होगी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्यों करेगा, जब उसको पता है उसको 50 साल पहले भी उतना ही प्राइस मिल रहा था अपने प्रोडक्ट के लिए और आज भी उतना मिल रहा है, क्यों प्रोड्यूस करेगा? जाए भाड़ में, घर पे बना लो आप अपने ये प्रोडक्शन इसकी, है ना। तो उसको भी तो इंसेंटिव चाहिए ना कि कभी मेरे को ज्यादा प्राइस मिलेगा, कभी मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो थोड़ी तो इन्फ्लेशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों वो ये स्कोप जो है ना, ये डेवलप करने का, ये स्कोप ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, ये भारत जैसे ही देशों में है, इमर्जिंग इकोनॉमीज में ही हो सकता है, क्योंकि अभी बड़ा सारा स्कोप है हमें डेवलप करने का, हम डेवलपिंग इकोनॉमीज है। लेकिन जो डेवलप हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 100 सालों से 400 सालों से डेवलप हो ही जा रहे हैं, अब क्या डेवलप होंगे इससे ज्यादा वो, ठीक है। तो उनके केसेस में इन्फ्लेशन है ही नहीं है। अब जापान चले जाइए आप, जो 50 साल पहले सैलरी थी लोगों की, आज भी वही सैलरी है। वो तो उनके केस पे स्कोप ही नहीं है डेवलप होने का। तो लेकिन पहली बार जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई ना, उसकी वजह से, पैंडेमिक आया उससे पहले, इन सारी दिक्कतों की वजह से पहली बार हमने एडवांस इकोनॉमी से इतनी भयानक इन्फ्लेशन देखी। 11.5% इन यूके, 11%, 10.5% इन यूएस। तो ये चीज हिस्टोरिकल हाइज जिन्हें आप कह सकते हैं, विद राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस। तो वही चीज़ है, देखिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एवरेज ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट 6.5 to 7% ही सबने यहाँ पे बताया हुआ है। S&P ने तो यहाँ पे 7.3% बता दिया हुआ है, तो विच इज़ गुड, सबको बहुत ट्रस्ट है इंडिया की इकोनॉमी पे। चैलेंजेस मेंशन्ड अबव लीड्स टू इम्पैक्ट सच एज राइजिंग इन्फ्लेशन, मॉनेटरी टाइटिंग लेड टू, ये यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है, ग्लोबल PMI कॉम्पोजिट इंडेक्स हैज बीन इन द कॉन्ट्रैक्शनरी जोन। ग्लोबल मैं बोल रही हूँ, ग्लोबल PMI कॉम्पोजिट इंडेक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी जोन में है सिंस अगस्त 2022, while the yearly growth rates of global trade, retail sales and industrial production have significantly declined in the second half of 2022। यानी कि ग्लोबल सिनेरियो बहुत बुरा है। अब देखिए यहाँ पे हमने PMI के बारे में पढ़ा, ओके। तो आप यहाँ ये शब्द बहुत बार देखते हैं, ठीक है। तो PMI क्या होता है? इट्स लाइक अ सर्वे। आप इसमें बेसिकली सर्वे करते हैं कि यू नो कि आपकी क्या परसेप्शन है कि पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने क्या चेंज होने वाला है बिजनेस वेरिएबल्स में, कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं इस महीने, तो और कितना फिर रिसीट आएगा, और ये सब वगैरह। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर्स, रिसीवेबल्स, बिजनेसेस के, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको एक हिंट प्रोवाइड करता है कि डायनामिज्म क्या है, अच्छा किस डायरेक्शन में इकोनॉमिक ट्रेंड जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी, सर्विसेज में भी। वैसे देखिए क्या होता है ना, मैं आपको, क्योंकि इस पे आगे हम MCQ देखेंगे, इसीलिए यहीं पे आपको मैं बता रही हूँ कि ये आपको करंट उसके बारे में बता देता है ना, क्योंकि पिछले महीने का आपके पास है ही, फिर फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस के बारे में बता देता है, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं और यू कैन थिंक अबाउट थिंग्स। और ये 0 to 100 के बीच में एक नंबर आता है, ठीक है, PMI। और फिर उसके बाद अगर ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर तो मतलब एक्सपेंशन है, 50 से नीचे मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो 50 से नीचे रह रहा है अगस्त 2022 से लेकर अभी तक हर महीने का। और अगर 50 है तो मतलब कोई चेंज ही नहीं है, जितने ऑर्डर पहले आए थे बिजनेस को उतने ही अभी हैं, जितना रिसीवेबल उनके पहले थे उतने ही अभी हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, उतना ही है। 50 मतलब नो चेंज, है ना। 50 से ऊपर एक्सपेंशन, 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बिजनेस की क्या डायरेक्शन अलग से कैलकुलेट किया जाता है, सर्विस के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब कॉम्पोजिट, अब ये शब्द देखिए ना, कॉम्पोजिट का मतलब क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और सर्विसेज भी होंगे, लेकिन कैलकुलेट डिफरेंटली ही किया जाएगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। कैलकुलेट सेपरेटली किया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उसका वेट लेके एक वेटेज बेसिस पे एक कॉम्पोजिट इंडेक्स भी तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
और कौन निकालता है? S&P निकालता है। वैसे देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो खैर बहुत 3-4 इंस्टीट्यूशन जज निकालते हैं, पर आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और वैसे आपके पेपर के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जो IHS मार्केट है, IHS मार्केट जो S&P ग्लोबल की एक सब्सिडरी है वो निकालता है। S&P ग्लोबल क्या है? S&P ग्लोबल एक आप क्या कह सकते हैं, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस एक्चुअली प्रोवाइड करता है रियल टाइम डेटा, रिसर्च, न्यूज़, एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कमर्शियल बैंक्स के बारे में, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, बिजनेस डिरेक्शन के बारे में, इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शंस, तो इंडिया की ग्रोथ 6.5 to 7% सारे ही बता रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ये सब ADB वगैरह सब बता रहे हैं। तो और हमारे पास बेस इफेक्ट का भी एडवांटेज नहीं है। बेस इफेक्ट का एडवांटेज क्यों नहीं है? चीज़ आपको याद होगा, हमने न्यूज़पेपर्स में भी कवर की थी, यानी कि जब हम कह रहे हैं कि हम प्री पैंडेमिक को अगर आज हम कंपेयर कर लें, प्री पैंडेमिक लेवल को और आज वाले टाइम को कंपेयर कर लें, तो तब भी हम ग्रो ही करेंगे आने वाले समय में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बेस क्या होता है जिससे हम कंपेयर कर, जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम चाहे तो हम पैंडेमिक वाले घोर 2021 वाले साल को कंपेयर कर लें इस आने वाले साल को, तब तो बहुत बड़ा, तो हम इनसे कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि तब तो हम बिल्कुल नेगेटिव में चले गए थे ना 2020 वाला समय अगर 21 वाला देखें तो उस नेगेटिव से अगर हम आज वाले को कंपेयर करें तो तब तो हमारे पास बेस इफेक्ट है और फिर हमारे पास काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसको भी अगर हम ना देखें तो तब भी हम ग्रो करेंगे। इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन इतनी रेजिलियंट है, स्ट्रॉन्ग है। रियल ग्रोथ ड्राइवर्स, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ सीखी है, डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मोतीलाल ओसवाल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स वो एस्टिमेट कर रहा है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है इट ग्रू एट अ 5-month हाई। ओके, प्राइवेट कंजम्पशन अभी ऊपर हमने की टर्म्स में डेफिनेशन देखी थी। तो पीपल आर कंज्यूमिंग वेरी मच। और देखिए भारत में वो चीज़ मैं आपको पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ कि भारत में सबसे बड़ा जो हमारा बेन है ना वो पॉपुलेशन है। तो इतना दुखी मत हुआ करिए कि इतनी पॉपुलेशन क्यों है भारत में, पॉपुलेशन कंट्रोल कर दो। आपको पता भी नहीं है कि कितने क्राइसिस से ये पॉपुलेशन की, इतनी जितनी पॉपुलेशन उतनी कंजम्पशन ज़्यादा, इतनी बड़ी मार्केट। मोदी जी क्या कहते हैं कि भारत के पास 3D है, एक है डेमोक्रेसी, एक है डेमोग्राफी, एक है डिमांड। डिमांड कहाँ से आ रही है? इतने लोग हैं तो डिमांड है, तो ये बचा लेते हैं, तो कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है। इट्स एट अ 5-month हाई पेस ऑफ 5.6% ईयर ऑन ईयर, ड्रिवन बाय ऑटो सेल्स। ऑटो सेल्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, ब्रॉड बेस्ड एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज हुई हैं। अगेन आपके लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में पता होना चाहिए। ये मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, आप कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। और ये अगेन मतलब ये इंडेक्स निकालता है इस तरह के। 1987 में मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल जी ने इसको बेसिकली एस्टैब्लिश किया था। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स निकालते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली तब होती है कि आप कुछ इनपुट ऑफ रिसोर्सेज हुए हैं। अब देखिए वैसे कहा जाता है कि चार तरह के इसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, इनपुट वगैरह क्या होगा कैसे, ये सब कुछ रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर प्रोडक्शन, रियल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स ये लोग निकालते हैं। और देखिए आप खुद सोचिए एक बार, ये चीज सोच के देखिए, GDP क्या होता है? GDP होता क्या है? GDP तो यही होता है, GDP कितना प्रोडक्ट बना, कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा 5-month हाई है यहाँ पे 5.6% ईयर ऑन ईयर, तो मतलब GDP भी हाई होगी, ठीक है। ये इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है यहाँ पे ऐसे। बूस्ट इन डिमांड एंड कंजम्पशन पैटर्न्स, ओके। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम कंडीशंस, अब देखिए यहाँ पे आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है इट इज़ एट 4-year लो, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 में कितनी थी, सितंबर 2022 में 7.2%। तो आप जानते हैं कि बड़े सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो बताते हैं 45-year हाई चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ठीक है यहाँ पे 4 साल में सबसे कम पॉइंट पे है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है, बड़े सारे लोगों ने घर बनाए हैं रिसेंटली, ये बात आप जानते हैं। मे बी यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, बिकॉज आई हैपन टू बी द वन जिसने बहुत ही लोगों के घर बनते देखे हैं रिसेंटली। तो कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली इज गोइंग अप। नॉट ओनली दैट, सरकार केपेक्स, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो किस पे हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन लग रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूजुअली कंस्ट्रक्शन को जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो किसी और सेक्टर में रखती हैं, है ना। हम सेकेंडरी में मानते हैं कंस्ट्रक्शन को, वो लोग प्राइमरी में रखते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड अब दोबारा से रिबाउंड होने लगी है, तो फिर और स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट है कॉर्पोरेट की भी, बैंक्स की भी, एनपीए कम हो रहे हैं बैंक्स के, कॉर्पोरेट्स के केस में प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए लॉस कम होता जा रहा है। इक्विवेलेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़, वही ज़्यादा क्रेडिट, ज़्यादा लोन्स दिए जा रहे हैं, ज़्यादा लोन्स दिए जाएंगे तो ज़्यादा एसेट क्रिएशन होगी, ज़्यादा एसेट क्रिएशन होगी तो ग्लोबल तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ओके, वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनपीएस को रिकवर किया गया है आईबीसी द्वारा, आप जानते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड द्वारा, ठीक है। तो ये आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं। आई के नॉट से आईबीसी खुद में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए आपको समझाने के लिए, बट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू नो इट। एडिक्वेट बजटरी सपोर्ट, तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि क्या हुआ ना, जो कैपिटल टू, अब देखिए एनपीएज हैं, अब बैंक्स को इतना पता नहीं था कि ये इनके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पैसा शुरुआत से ही अलग अलग करके रखना था, रिस्क के हिसाब से किस लोन पे कितना रिस्क आ रहा है, तो कैपिटल की कमी थी। तो इसीलिए पिछले कुछ सालों में सरकार जब भी अपना बजट निकालती थी तो उनको कैपिटल एलोकेट करती थी बैंक्स को, ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे रिमेन वेल कैपिटलाइज्ड, ताकि उनका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो है दैट रिमेन्स फाइन, ओके, एंड कंफर्टेबली अबव द थ्रेशोल्ड लेवल। इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 15 to 59 ईयर्स हम यूजुअली देखते हैं ना। अब देखिए लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स मतलब या तो आप काम ढूंढ रहे हैं या तो आप काम कर रहे हैं, वो सारे लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। तो लेबर फोर्स में वर्क फोर्स भी आती है जो एम्प्लॉयड है, और वो भी आते हैं जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेबर फोर्स सर्वे बताता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे शोज दैट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पीपल, तो वो 7.2% पे है। पीएलएफएस ने ये बताया है सितंबर 2022 के लिए, और साथ ही में हम एलएफपीआर के लिए भी इंप्रूवमेंट देख लें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए, ओके। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जब हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं तो लोग, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो ही रही है, लोग भी ज्यादा काम सीख कर रहे हैं, विच इज गुड, मतलब इकोनॉमी इमर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये चीज, और साथ ही में पेंट अप डिमांड रिलीज होती हुई दिख रही है हमें, तो इस वजह से डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर डिमांड को मीट करने के लिए इकोनॉमी बढ़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब हम रूरल वेलफेयर इंडिकेटर्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी है हमने। तो देखिए स्टंटिंग क्या होता है, बच्चों की स्टंटिंग का मतलब कि उनकी जो हाइट है वो उम्र के हिसाब से कम है। वेस्टिंग का मतलब होता है जो उनका वेट है वो हाइट के हिसाब से कम है। अंडर वेट का मतलब होता है एज के हिसाब से वेट कम है। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 को देखें जो 2016 में जिसका डेटा आया था, तो जो स्टंटिंग थी वो 38.4% थी और अब 35.5% है। जो वेस्टिंग थी 21% थी, 19.3% है। हर चीज़ में इंप्रूवमेंट देखी है हमने। अंडर वेट 35.8 बच्चे हुआ करते थे और अभी 32.1% है। तो रूरल वेलफेयर इंडिकेटर्स में भी हमने काफ़ी हमने देखा है चीज़ों को बढ़ते हुए। फोकस ऑन एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशंस लाइक एमएसएमईज, हमने एमएसएमईज को शुरुआत में ही आरबीआई का कोर फोकस एमएसएमईज पे था। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आपको पता होगी, हमने जॉब क्रिएशन की। मनरेगा तो सेवियर की तरह यहाँ पे साबित हुआ था। जब पैंडेमिक आया स्पेशली, तो लोग जब अपने घर गए, जब माइग्रेंट, तो वहां जाके उन्होंने क्या काम किया, या तो फिर उन्होंने अपने एग्रीकल्चर का काम किया या मनरेगा के तहत उनको जॉब गारंटी मिली। तो मनरेगा वॉज एक्चुअली अ सेवियर स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये भी आप जानते हैं। आप यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, पीएम स्वनिधि आपको पता होगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स उनके लिए है ना। तो ये सारी चीज़ें, पीएम किसान आप देख सकते हैं, पीएम गरीब कल्याण योजना, आउटलुक 2023-2024, the steps taken forward. Okay, the private sector, financial and non-financial, was repairing balance sheets which led to a slowdown in capital. अब देखिए पिछले 10 सालों में क्या हुआ, प्रीवियस डेकेड में क्या हुआ था, जो प्राइवेट सेक्टर थे, जो कंपनीज थी, चाहे वो फिनेंशियल हो चाहे वो नॉन फिनेंशियल हो, वो अपनी बैलेंस शीट सही कर रही थी। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो, अपनी बैलेंस शीट को रिपेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका सारा ध्यान अपने बैलेंस शीट को रिपेयर करने में चला गया। और बैलेंस शीट क्या होती है, एसेट और लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपके एसेट कम थे,
एसेट आ नहीं रहे थे बैंक से। कैसे मैं बताऊं आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसपे इंटरेस्ट भी वापस नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको ठीक करना है, उस पर ध्यान लगाना है। कंपनीज के केस में भी जो एसेट पे कुछ आ नहीं रहा, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो इन बैलेंस शीट को रिपेयर करने में सारा ध्यान केंद्रित हो गया। इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे, बिजनेस एक्सपेंशन में, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे और मशीनरीज खरीदने में, इन चीजों पे ध्यान गया ही नहीं उनका। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, केपेक्स साइकिल, द गवर्नमेंट रेज्ड, तो पिछले 10 साल में ये दिक्कत आई थी। द फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेस एक्सपीरियंस ड्यू टू राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये हम देख चुके हैं। लो क्रेडिट ग्रोथ, इसलिए लोन भी ज्यादा नहीं दे पाए थे क्योंकि इतना पैसा था ही नहीं ना। केपेक्स साइकिल, द गवर्नमेंट रेज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सटेंशियली, तो ये चीज पिछले 7 सालों में 2.7% से हम 2.7 टाइम्स से हम इंक्रीज कर चुके हैं। फिर सरकार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आई, स्ट्रक्चर ही बदल दिया, टैक्स का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, इंडायरेक्ट टैक्स का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, वन नेशन एंड वन जीएसटी। ओके, तो ये चीज हमने देखी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बहुत अच्छा, मतलब इन द सेंस अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं, आप अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं अगेन कि क्या है ना कि जो एग्जिटिंग, आप बिजनेस में घुस गए, बिजनेस सही नहीं परफॉर्म किया। असली लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस छोड़ना भी उतना ही आसान हो जितना बिजनेस में घुसना आसान है। ठीक है, अब बैंकरप्ट हो गए, अब खुद जा रहे हैं आईबीसी के तहत, एक इंडिविजुअल जा सकता है आईबीसी के तहत एनसीएलटी के पास कि प्लीज या तो आप ऐसा करो, मेरी कंपनी ना स्टील कंपनी है, किसी और स्टील कंपनी को बिकवा दो और प्लीज इसको रिवाइव करवा दो एंड डू समथिंग अबाउट इट, प्लीज हेल्प मी। तो आप खुद बैंकरप्ट हो गए हैं, तो खुद जा सकते हैं आप आईबीसी के पास, और it's a good thing. तो GST, IBC, the structural reforms, even as India's outlook remains bright, global, अब देखिए इंडिया का तो चलिए बहुत शानदार है हमारा जो इकोनॉमिक आउटलुक है, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं अगले साल के लिए, वो कहीं ना कहीं जो हमने यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस, ग्लोबल यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस पढ़े, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डैम्पर्ड होते दिखेंगे ही। मल्टी डिकेडल हाई इन्फ्लेशन नंबर्स, मॉनेटरी टाइटनिंग जो यूएस फेडरल रिजर्व बाकी एडवांस इकोनॉमीज कर रही हैं, उनमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन्स इन सप्लाई चेन्स, एंट्रेंच्ड इन्फ्लेशन, एंट्रेंच इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे। अब चीज जो महंगी हो गई है, कल 25 की थी, अब पिछले 2 साल से 50 की है, तो आने वाले कुछ टाइम से 50 की रहेगी, तो उम्मीद मत करिए कि वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ये यहाँ पे लिखा है। स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड, अब देखिए, बट इंडिया हैज अ फ्यू सब्सिडरी मेजर बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट विल लेड टू कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक बूस्ट टू सेवरल सेक्टर्स। अब देखिए क्या था ना कि हमारे केस में ना कोविड-19 की मैनेजमेंट भी तो अच्छी थी, तो हम अगर इकोनॉमिकली रिजिलियंट रहे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिजिलियंस में जो अपना एक और योगदान दिया, वो कोविड-19 के समय में हमारा हेल्थ कहीं ना कहीं रिजिलियंस दिखी, इकोनॉमिक रिजिलियंस दिखी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में। हमारा कोविड मेंटेनेंस अच्छा था, तो वी डिडंट सी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ कंसर्न्स, और हमारी वैक्सीन्स अच्छी थी, हमने ग्लोबलाइजेशन पे विश्वास दिखाया अपना, चाइना की तरह नहीं। खुद की वैक्सीन 40-50% भी एफिकेशियस नहीं है, तब भी वही दो साइनोवैक ही, चाहे वहाँ पे लोग मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर नहीं आप वही लगवाओ साइनोवैक। पर हमने एटलीस्ट यहाँ पे बुद्धि है हमें, हम ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं, एटलीस्ट कहीं जगहों पे अगर वो सही है तो उसका सहयोग लेना चाहिए। तो हमने बाकियों को हमने कहा ठीक है, एस्ट्राजेनेका कम हियर, we'll do a joint venture, let's make vaccines together. So we did that, right? Recessionary tendencies in major AEs triggering a cessation of important schemes and initiatives. अब as it is you can chepo these. Emergency credit line guarantee scheme MSMEs के लिए, मनरेगा फॉर जॉब क्रिएशन, PM किसान फॉर फार्मर वेलफेयर, PM गरीब कल्याण योजना फॉर एवरीबडी। अब ये हमने यहाँ पे बेसिकली अन्न योजना भी देखी थी, इसके तहत ही हमने इंश्योरेंस भी देखी थी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, PM गति शक्ति फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के बेसिकली अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आप सेल्स बढ़ाओगे इस तरह के उसकी, तो आपको सरकार इंसेंटिवाइज करेगी, एक्सपोर्ट्स करेंगे आप इतना, तो ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बाहर वाले जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, हम भी अलार्ड हैं, कम ऑन मेक इन इंडिया, ओके, मेक फॉर द ग्लोब। तो ये चीज हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत करना चाह रहे हैं, PM गरीब कल्याण, ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब हमने जो मेंस के क्वेश्चंस थे वो इसके थ्रू डिस्कस कर लिए। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको
यहाँ पे बताऊंगी कि गलत क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रिगार्डिंग इंडियाज पब्लिक डेट में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेट लिया हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ने डेट लिया, वो मिला के जो पब्लिक डेट बनता है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। Majority of the debt is owned by central government as compared to state governments. Okay, let's see. Majority of the debt is characterized as being external in nature. Completely wrong. Completely. आगे हम next chapter में ये पढ़ने भी वाले हैं। और हमारा जो डेट है, जो सरकारें हमारे यहाँ की डेट लेती हैं, वो मोस्टली इंटरनल डेट है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 93% ऑफ द ओवरऑल पब्लिक डेट, इंटरनल डेट। एक्स्ट्रा हमने बाहर वालों से इतना लोन नहीं लिया हुआ, हम क्यों अपनी फॉरेन लायबिलिटीज बढ़ाएं, बल्कि हमारा फॉरेक्स कम हो जाएगा, क्योंकि उनको तो पैसा फॉरेन करेंसी में वापस करना पड़ेगा। क्यों? नो, नॉट एट ऑल। तो देखते हैं यहाँ पे टू स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। तो टू यहाँ से एलिमिनेट हो गई, यहाँ एलिमिनेट हो गई, यहाँ एलिमिनेट होगी, 1 and 3 हमारे पास आंसर है। मेरे को आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमारा मेजॉरिटी जो डेट है वो लॉन्ग टर्म है। अच्छी बात है ना, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है, हमें अगले साल ही किसी को वापस नहीं करना, अगले 6 महीने में वापस नहीं करना, ठीक है। तो हमारा डेट लॉन्ग टर्म है। गुड, 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, और यहाँ भी चौथी स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये रह गया। तो हमारे पास आंसर क्या है, बेसिकली 1 and 3 आंसर आया है हमारे पास। ओके, तो इसका आंसर है ए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा है आंसर बी लिखा हुआ है। पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। और आप चाहे, अगर आपको कोई शक है तो आप किसी भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट से या आप अगर किसी कोचिंग में है तो उनके किसी इकोनॉमिक के अपने टीचर से पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। ओके, कि इसका आंसर 1 and 3 है। और मेजॉरिटी ऑफ द डेट इज डिपेंडेंट ऑन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंप्लीटली रॉन्ग। मेजॉरिटी जो हमारे डेट है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो अनसर्टेनिटी आती है। तो 4 भी गया, तो 4 को भी एलिमिनेट कर दूं ना मैं, तब भी 1 and 3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी पता हो तो आप आंसर बहुत आराम से निकाल सकते थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। PMI कॉम्पोजिट इंडेक्स, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे भी देख लेंगे। इनकरेक्ट तो नहीं पूछा था, नहीं, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। इट इज अ सर्वे बेस्ड, जो मैंने आपको बताया, सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क द रिस्पोंडेंट्स अबाउट द चेंजेस इन देयर परसेप्शन ऑफ की बिजनेस। ये तो सही है, तो मतलब आंसर नहीं है। इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। ये तो बिल्कुल सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर उसको वेटेड वो करके फिर अलग अलग सेपरेटली करवा के फिर बना देते हैं। अ हायर PMI इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। ये गलत है, इसका आंसर सी है और दिया क्या हुआ है, डी। बेवकूफ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हायर PMI क्या होता है। ओके, हायर 50 से ज्यादा होगा तो इट वुड बी गुड एक्सपेंशन। तो 2 का आंसर है सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स टेकन फॉर एन इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, आप अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ये किया है। मैनेजिंग लिक्विडिटी फ्लो इन द मार्केट। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट तो नहीं किए थे। इकोनॉमिक रिकवरी के लिए तो इंटरेस्ट रेट घटाए थे, है ना, रेपो रेट के लिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए थे। तो 4 है, 4 इसमें है, 4 जिसमें नहीं है, ए एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। 2 and 4, 1, 2 and 4, पर 1, 2 and 4 है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो डी आंसर है इसका। यहाँ देख लेते हैं, चलिए ठीक है, ये तो सही दिया हुआ है इन्होंने। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये तो पता नहीं क्यों पागलों ने क्यों ही दिया है, पर ठीक है। स्ट्रक्चरल, अब देखिए, स्लो डाउन जो स्ट्रक्चरल स्लो डाउन होता है उसकी वजह से किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और सिक्लिकल स्लो डाउन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। तो देखिए, सिक्लिकल क्या होता है ना, सिक्लिकल की वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जब इकोनॉमिक बूम आया तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की डिमांड आ गई, तो आपने और लोगों को एम्प्लॉय किया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ये होता है सिक्लिकल। और एक बूम के बाद एक डिसरप्शन आनी है। बूम के बाद चीजें जाती नीचे हैं, फिर ऊपर आती हैं, ये साइकिल है, चलती रहती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट आई थिंक 2 का होना चाहिए। ये क्या लिखा है, अच्छा, इसमें से इन्होंने पूछा कि कौन सा पेयर ठीक है। ओके, लेट्स सी। स्ट्रक्चरल के केस में भी देखिए, मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल की क्वेश्चन ही गलत है, पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ अपनी तरफ से कि जो स्ट्रक्चरल के केस में क्या होता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होती है। जब आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जिसकी वजह से
सप्लाई चेंज हो ही नहीं सकती, सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, तो स्ट्रक्चरल की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन होती है, सिक्लिकल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है, और डिप्रेशन के केस में बेसिकली लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, तो 3 ही सही दिख रहा है मेरे पास, हम देख लेते हैं 4 का 3 तो यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया, और डी दिया हुआ है जो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर इज 3, 4 का आंसर इज बी मतलब। ठीक है, पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही है, चलता फिरता सा, ये क्वेश्चन में मेरे को ही थोड़ा डाउट है। ओके, अब हम देख लेते हैं इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक। इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप। अब देखिए, हम इसको पहले इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी चीजें देखते हैं इसकी। ठीक है, ओके। Besides the push to physical infrastructure, emphasis on public digital infrastructure is the key to enhance economic potential of individuals and businesses. Discuss. यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी बात है, पीएम गति शक्ति बहुत शानदार बात है, लेकिन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एम्फेसिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं इंडिविजुअल्स का भी और बिजनेसेस का भी। तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। कुछ स्टेप्स मैं आपको खुद से बताऊंगी। आइडेंटिफाई द ग्रोथ मैग्नेट दैट विल प्रोपेल इंडियाज ग्रोथ in the ongoing decade and give reasons for their contribution। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या है बेसिकली इंडिया में ऐसा खास, क्या है हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स, क्या है ग्रोथ मैग्नेट्स जो सब यहाँ आना चाहते हैं और क्यों हम ग्रो कर रहे हैं, क्या कोई मैजिक है इंडिया के पास, व्हाट। ओके, इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप। ओके, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे, बट लेट मी जस्ट ओके तो ये हम देख लेते हैं, की टर्म्स पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसको डिस्कस करने के बाद हम इसके प्रीलिम्स के एमसीक्यूज भी देखेंगे। बैलेंस शीट स्ट्रेस क्या होता है, बैंक्स की हो चाहे वो कंपनीज की बैलेंस शीट हो, उसमें जब एसेट और लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है, बैंक के केस में एनपीए हो जाए तो बैलेंस शीट स्ट्रेस है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कंप्लीटली आपका कोर, ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। नॉन डेट क्रिएटिंग यानी कि कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म रिसीट्स होते हैं, पर जो अब देखिए लॉन्ग टर्म जो रिसीट है वो लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है सरकार अगर ले तो, समझ रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन वो तो डेट लेके आएगा। ओके, तो नॉन डेट क्या होते हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, प्राइवेट देखिए जैसे वो स्टेटमेंट होती है ना कि हर एक प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन हर डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, ये आप पढ़ते हैं राइट। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जब आप अपना कुछ शेयर कुछ एसेट्स बेच दें, मोनेटाइज कर दें या बेच दें किसी और को, लेकिन आप ओनरशिप नहीं दे रहे। ठीक है, आप कहेंगे अरे ओनरशिप नहीं, हम अपना कुछ हिस्सा अपने कुछ शेयर्स आपको बेच रहे हैं, तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा हो, कोई डेट थोड़ा ना लेके आ रहा है, पर वो कैपिटल रिसीट है। ठीक है, तो अब एक यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज लिखी है, ये आपके प्रीलिम्स में आ सकती है और डेफिनेशन ये लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड टू डिक्रीज इन एसेट्स। मतलब आपने अपना एसेट बेचे, अपने शेयर्स बेचे, तो आपके एसेट तो डिक्रीज हो गए, लेकिन आपकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, जो बड़ी ये सच में चमत्कार ही है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही एसेट डिक्रीज होने के बाद भी। ओके, फॉर इंस्टेंस डिसइन्वेस्टमेंट इन अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट इज अ ओके डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, आप जानते हैं रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर 2004 में किसी तरह का टैक्स लेके आया गया है, लेकिन आपने बोला कि इस तरह के जिन चीज़ों पे हम टैक्स लगा रहे हैं, इन तरह की चीज़ें अगर 2004 से भी पहले हुई तो उस पर टैक्स लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव आप पढ़ते हैं सब कुछ। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है कि जो टैक्स बेसिकली लगाया जाए, जब एक कंपनी है, कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग उसमें शेयर होल्ड करते हैं अपना, तो वो बेसिकली जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उन प्रॉफिट को अपने बेसिकली शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
डिविडेंड है ना आपका प्रॉफिट। तो जब आप जब इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं। इसका तो पता नहीं कोई मेंशन भी है इसमें कि नहीं, क्यों दिया हुआ है। Introduction. Indian economy has undergone a transformative process of new age reforms. Indian economy completely transform हो गई है पिछले 8 सालों में, क्योंकि नई सरकार है, इसीलिए नई सरकार ही लिखती है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। और उन्होंने कहा है क्योंकि न्यू एज रिफॉर्म्स आए हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ गई है, पोटेंशियल ग्रोथ हमारी बढ़ गई है, मतलब ग्रोथ का ही पोटेंशियल बढ़ गया है। ब्रॉडर पॉलिसी गोल ऑफ अनलीशिंग द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स पीपल। हमने पोटेंशियल ना ही इकोनॉमी का बढ़ाया बल्कि लोगों का पोटेंशियल, इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ा दिया है, जो हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था अभी। द रिफॉर्म्स एम्ड एट एनहांसिंग दी, और हमने वो रिफॉर्म्स लाए हैं जो ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएंगे, लोगों के लिए सहूलियत, और साथ ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारे लिए। रेप टेपिज्म हमने कम कर दी है, हम लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम IBC लेके आ गए हैं, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज ऑल्सो गुड हियर। प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है 1991 में। अपने स्टैटिक पोर्शन में आप ये रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। ये क्यों आए थे 1991 के रिफॉर्म्स? क्योंकि 1980s और 1990s के समय पे कुछ इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हो गए थे हमारे भारत की इकोनॉमी में, जिसकी वजह से जो हमारा डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, और हमारा कैड बढ़ गया था, और इसीलिए BOP क्राइसिस हो गया था। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था, ठीक है। 1980 के करीब क्या हुआ था, हमने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू की थी। आपको याद है 1980s में मारुति आई थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हमने कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यहाँ पे लिबरलाइजेशन शुरू हो गई थी, ठीक है, आप कह सकते हैं इसको। ओके, 1980s में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दी थी, एसेट क्रिएशन शुरू कर दिया था। लेकिन 1980s में क्या था ना, ये सब कुछ क्रिएट करने के लिए हमने लोन लिया था। ओके, तो हमने उसको लोन लिया था, फिर जब 1990s आते आते लोन की रीपेमेंट आ गई। लॉन्ग टर्म ही लिया हो लेकिन 10 साल में उसे वापस भी तो करना है, तो ये क्या हुआ, हमारे डेफिसिट बढ़ गया। हमने बेसिकली जो बोरो किया हुआ था उसको पे करना था, और फिर हमारे कहीं ना कहीं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए 1990s के समय पे। आपको याद है गल्फ वॉर हो गई, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, फिर हमारा क्योंकि हम ऑयल बहुत सारा वहीं से इंपोर्ट करते हैं, तो उस समय की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑयल जो आ भी रहा था वो बहुत महंगा आ रहा था, तो हमारा कैड बढ़ गया, फिर हमारे पास फॉरेक्स नहीं था। इन सारी चीज़ों की वजह से हमने 1991 में हमने कहा जी BOP क्राइसिस हो गया, मिस्टर IMF वी नीड यू वेरी बैडली, प्लीज डू समथिंग फॉर अस। IMF said, oh no problem, come on, liberalization, privatization, globalization is the mantra, I give it to you, आपको पैसा मिल जाएगा, पर ये 3 चीजें आप कर लीजिए, ठीक है। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, इंडिया की सरकार ने भी बोला, PV नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने तो पूरा ड्राफ्ट किया 1991 के रिफॉर्म्स को। तो उन्होंने कहा सर, अभी यहाँ की जनता पूछती थी सर आप ये क्यों कर रहे हो, ये तो ऐसा नहीं था पहले, ये लिबरलाइजेशन वगैरह, और ये लोग यहाँ पे आके बिजनेस करेंगे, तो वो कहते हैं अरे हम क्या करें, IMF ने कहा है। हर चीज़ IMF ने कही नहीं थी, पर वो अब जनता को कैसे समझाया जाएगा, है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से लोगों को बोलना चाहिए। हर चीज़ IMF ने नहीं बोली थी, बहुत चीज़ें जो हुई वो IMF ने कहा थी, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह उन्होंने यूज़ किया, और हमने ये रिफॉर्म्स देखे। 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखी, ठीक है। मेजर्स टेकन टू लिबरलाइज इंपोर्ट लाइसेंसिंग इन ऑलमोस्ट ऑल इंटरमीडिएट इनपुट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओके, हमने लिबरलाइज करने के लिए क्या मेजर्स लिए थे। हमने लिबरलाइज करने के लिए, हाँ, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इंपोर्ट करने से पहले लाइसेंस चाहिए होता था। ऑल इंटरमीडिएट इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे, वो हमने रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हमने मोनोपोली हटा दी पब्लिक सेक्टर की, बहुत सारे सेक्टर्स में से। हमने कहा आप FDI लेके आइए 51% तक, ऑटोमेटिक अप्रूवल है। ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ FDI क्या होता है कि आपको बेसिकली यहाँ के अगर कुछ अपना बिजनेस भी खोलना है तो आप आइए यहाँ पे खरीद लीजिए, आप बाद में खरीदने के बाद यहाँ पे अपना काम शुरू करने के बाद बताइएगा RBI को, बाद में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, दैट इज ऑटोमेटिक अप्रूवल। ओके, आने से पहले जब अप्रूवल लेना होता तो वो आप गवर्नमेंट अप्रूवल कहते हैं उसको। द एक्सचेंज रेट वॉज मेड फ्लेक्सिबल एंड द करेंसी वॉज अलाउड टू डेप्रिशिएट टू द लेवल नेसेसरी टू मेंटेन कंपेटिटिवनेस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल बना दिया गया था।
Okay, just give me a second. I need to have water. ओके, एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल बना दिया गया था, फिक्स्ड नहीं था, यानी कि मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से जो इंडियन रुपी बाकी फॉरेन करेंसीज के मुताबिक जैसे फेयर कर रही होगी तो उस बेसिस पे एक्सचेंज रेट होगा। और करेंसी को डेप्रिशिएट, देखिए करेंसी जब डेप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्टर्स हमेशा बेनिफिट होते हैं, और आईएमएफ जब भी आपको बेल आउट पैकेज देता है या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने के लिए बोलता है तो आपको कहता है एक्सपोर्ट बढ़ाइए। आपकी गलती वजह से आप बीओपी क्राइसिस में आए हैं, क्योंकि आप एक्सपोर्ट्स है नहीं, इंपोर्ट करते रहते हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ाइए, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं तो इंडियन रुपी को डेप्रिशिएट करने दीजिए, क्योंकि क्या होगा आप जानते हैं इंपोर्टर्स के लिए जो डेप्रिसिएशन है वो बेकार चीज़ है, क्योंकि जब आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप कल $1 के लिए 70 रुपये दे रहे थे तो आप $1 के लिए 80 रुपये दे रहे हैं, तो वो आपके लिए गलत है। लेकिन अगर क्योंकि आप एक इंडिया में स्थित एक कंपनी है और आप पहले अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपको $1 मिल रहा है तो आप भारत में आके उसे एक्सचेंज करवाएंगे तो पहले 70 मिलते थे और 80 रुपये मिलते हैं, तो और फिर 80 रुपये को आप लगा के अपनी कंपनी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपोर्टर्स एक विनिंग सिचुएशन में होते हैं। तो ये चीज़ फिर हमने करेंसी को डेप्रिशिएट करने दिया। तो रुपी वॉज मेड फुली कन्वर्टेबल ऑन द करंट अकाउंट एंड पार्शली ऑन द कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जो रुपी है अपने स्टैटिक पोर्शन में सब कुछ आप पढ़ते हैं कि रुपी को हमने फुली कन्वर्टेबल कर दिया था करंट अकाउंट में। कितना भी यहाँ पे आप ट्रेड इंपोर्ट कीजिए, कितना भी एक्सपोर्ट कर कीजिए, आपने घूमने जाना है तो एसबीआई से कितना भी आप उसको एक्सचेंज करवा के जाइए, एसबीआई है, बाकी कोई और एक्सचेंज बैंक है, और वापस आते हैं तो कितना भी डॉलर वापस कर सकते हैं अगर बच जाता है घूमने के बाद तो। लेकिन पार्शली कन्वर्टेबल है ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर पार्शली बेसिकली कन्वर्टेबल का मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कोई शॉक आया इकोनॉमी को तो यहाँ पे किसी ने एफडीआई किया हुआ है, एफपीआईज है यहाँ पे, सारा का सारा यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे तो हमारी तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो पार्शली ठीक है कि अच्छा लिमिट है कि डॉलर डॉलर 2,50,000 तक आप बेसिकली कन्वर्ट करवा सकते हैं कैपिटल अकाउंट के केस में, जो खुद में बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर हमने बेसिकली एफडीआई को एक मेन स्रोत बना लिया था अपना नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लोज का, ठीक है। तो एफडीआई क्योंकि आपने अभी देखा ऊपर हमने काफ़ी इम्प्रूव कर दी थी। फिर उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर को हमने रिफॉर्म कर दिया एंटायरली न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के तहत। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999, ये क्या होती है बेसिकली, इसके तहत क्या हुआ था न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के तहत हम इसके लिए बेसिकली एक ना, क्योंकि अब इकोनॉमिक सर्वे में है तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जसवंत सिंह टास्क फोर्स बैठा था, कमेटी बैठी थी, उनके रिकमेंडेशन पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीएमओ थे उन्होंने ये बेसिकली ये पॉलिसी लेके आए थे, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था कि आपने जो फिक्स्ड लाइसेंस फी था उससे आपने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ट्रांसफर किया। फिक्स्ड लाइसेंस फी मतलब आप देखिए, आप खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पे बहुत लॉजिकल है। फिक्स्ड लाइसेंस फी का मतलब क्या होता है कि आप कितना भी चाहे रेवेन्यू आ रहा है आपका, आप प्रॉफिट में है नहीं, आप एक साल में कोई पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, $0 कमाए, आपने इतना लाइसेंस फी फिक्स देना ही देना है। जो हरासिंग, इट्स एक्टिंग टू हरासिंग द टेलीकॉम सेक्टर इंडस्ट्रीज। लेकिन जब आप रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल पे जाएंगे तो मतलब आपने जो रेवेन्यू आपने एक साल में जनरेट किया उसका कुछ प्रतिशत आप सरकार के साथ शेयर करेंगे। ये तो सही है, जितना रेवेन्यू होगा उसी में से तो शेयर करेंगे ना। तो ये कहीं ना कहीं हमने न्यू टेलीकॉम पॉलिसी में देखा था, which is of course a good thing. Government initiatives to boost the IT sector. Okay. और फिर हमने और भी बहुत सारी चीज़ें हमने की। हमने अपने इक्विटी स्टेक्स जो थे, देखिए पहली बार अगर आप देखें ना तो आप जो एनडीए की सरकार है अभी, तो पहले भी एनडीए की सरकार के समय पे ही प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई थी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे। तो आप ये देख सकते हैं कि तब बहुत सारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हमने अपने इक्विटी स्टेक्स को सेल करना शुरू किया था। और हमने मारुति उद्योग को, हिंदुस्तान जिंक को, भारत एल्यूमिनियम को, विदेश संचार निगम लिमिटेड को प्राइवेटाइज किया था। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। मतलब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर 1991 में आए तो फिर मिस्टर वाजपेयी जी ने उसको कंटिन्यू किया अपनी तरह से, उसको
पहली वाली चीज़ों को रहने दिया और उसमें अपना एडिशन दिया। फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का एक्ट आपके प्रीलिम्स में भी आ चुका है इस पे प्रश्न आई थिंक। और इस एक्ट के तहत क्या होता है, फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने की, यानी कि जो आप एक हद तक फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन कीजिए, एक परसेंटेज तक, बहुत ज़्यादा स्पेंड मत कीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिंक रहना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ ताकि डेफिसिट बहुत। फिर सरफेजी एक्ट लेके आए 2002 का, ये सरफेजी एक्ट है। इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई क्रेडिटर है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई बैंक है, और उन्होंने किसी को लोन दिया हुआ है और वो लोन वापस नहीं आ रहा बहुत टाइम से, तो फिर आप बोरोवर को क्या कर सकते हैं, उनके जो कोलेटरल वो जब्त कर सकते हैं, और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल का। तो कहीं ना कहीं बैंक्स को ये कन्वीनियंस मिली कि ठीक है, हमारे हाथ में कुछ पावर है, एम्पावर्ड है हम, जो डेट लेके देते नहीं है वापस उनके खिलाफ। फिर कुछ वन ऑफ शॉक्स लेकिन आए, जो ये इतने सारे रिफॉर्म लिए, देखिए 1998 से 2002-3 के बीच में, लेकिन फिर कुछ वन ऑफ शॉक्स ऐसे आ गए जो जिन्होंने जो रिफॉर्म्स थे 1998 से 2002 के, उसको ओवरशैडो कर दिया। रिफॉर्म्स चल रहे थे स्ट्रक्चरल लेवल पे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं दिख पाया। जैसे डोमेस्टिक और ग्लोबल शॉक्स आए बहुत सारे, और इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हमने कर लिया तो फिर हमें सबने आइसोलेट कर दिया। इतनी अजीब बात है, जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, जिसका भारत आज एक मेंबर बनना चाहता है और बहुत सारी कंट्री सपोर्ट भी करते हैं हमारी मेंबरशिप को, लेकिन वो हमको आइसोलेट करने के लिए बनाया गया था कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया 1990s में, लेट 1990s में, और हमसे सबने बात करनी बंद कर दी। यूएसए वगैरह सबने कहा कि इनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, इनमें कोई एफडीआई नहीं करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक कंट्री थी फ्रांस, जिन्होंने तब भी हमें नहीं छोड़ा था। वियर्ड राइट, पर था ऐसा। 2002 एंड 2000 ओके, फिर 2 सक्सेसिव ड्रॉट देखे हमने। ओके, 2000 और 2002 में ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया इस ड्राउट्स की वजह से अफेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि चाहे हमने ये फैक्टर्स ने ओवरशैडो कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट ने, फिर उसके बाद ड्राउट्स ने, लेकिन फिर भी जो हम रिफॉर्म तो कर ही रहे थे ना, तो इसने एक ग्राउंड ले कर दिया कि आगे जब जो इकोनॉमिक बूम होने वाला था, उसमें बेसिकली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया बहुत स्ट्रांगली। और फिर हमने 2003 से 2008 के बीच में जो जीडीपी ग्रोथ देखी, अनपैरेलल्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल इनफ्लोज आए, फिर उसके बाद कॉन्ड्यूसिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेटर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें। रिफॉर्म्स फॉर न्यू इंडिया, सबका साथ सबका विकास, आप लिख सकते हैं बिल्कुल, यही शब्द लिख सकते हैं, यही टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं। रिफॉर्म्स अंडरटेकन बिफोर 2014 प्राइमरली केटर्ड टू प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट स्पेस। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो 2014 से पहले रिफॉर्म्स हुए हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कैपिटल मार्केट स्पेस को कॉन्ड्यूसिव बनाने के लिए किया गया। लेकिन जो उसके बाद अब हो रहे हैं, वो हम अब क्या कर रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं, हम ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के साथ को पार्टनर कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस वगैरह आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ग्रोथ और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में सरकार की। ओके, तो वही चीज़, फेजेस ऑफ रिफॉर्म्स क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स टू एनहांस, हमने वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। बैलेंस शीट सुधर गई इस वजह से, भारतमाला रोड कनेक्टिविटी के लिए, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सागरमाला, इलेक्ट्रिफिकेशन, सौभाग्य, रेलवे अपग्रेडेशन, प्राइवेटाइजेशन हो रही है केस बाय केस बेसिस पे, उड़ान स्कीम, ताकि बेसिकली उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग। ओके, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हम 2019 में लेके आए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हम 2021 में लेके आए। नेशनल मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ अभी तक आपको कोई पैसा नहीं ला के दे रही है, आप उससे पैसा कमाने की कोशिश करें। तो यही बेसिकली करने की 2022 से 2025 में कोशिश की जा रही है कि डाइवेस्ट कर दो, यानी कि अभी तक कोई ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं स्क्रैच से नहीं, जो एग्जिस्ट कर, ग्रीन फील्ड होता है जो आप बिल्कुल नई कोई चीज़ बना रहे हैं, ब्राउन फील्ड मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट करती है और उससे अभी तक आप कोई पैसा कमा नहीं पा रहे, तो आप उसको बेच दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी होती है, वो कमाएंगे उससे पैसा। बेच इन द सेंस नॉट
ओनरशिप दे दीजिए, आप उसको उसकी ऑपरेशन किसी के हाथ में दे दीजिए कि आप उसे ऑपरेट करें, प्रॉफिट जनरेट करें और इसको ऑपरेशनलाइज करें। तो ये बेसिकली हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत करेंगे। ओके, तो वही सारी चीज़ें। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखिए पहली बात तो आपको ये शब्द लिखने हैं, ये क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए भी हमने किया है और बिजनेसेस के लिए भी। तो हमने इकोनॉमिक पोटेंशियल के साथ साथ पीपल्स पोटेंशियल भी बढ़ाया है। तो डिजिटल आइडेंटिटी देना, देखिए पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ पिलर्स पे बेस्ड होती है कि हमने क्या करना है बेसिकली। हमने देखिए 3 फाउंडेशनल, जो बेसिकली हर एक कंट्री के लिए 3 फाउंडेशनल जो आप कह सकते हैं पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, लोगों को डिजिटल आइडेंटिटी देना जो आधार ने दी है। दूसरा होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से जो रियल टाइम फास्ट पेमेंट, वो यूपीआई पेमेंट्स ने किया है। तो नंबर 1 पॉइंट है डिजिटल आइडेंटिटी आधार ने दी है, रियल टाइम फास्ट पेमेंट्स यूपीआई ने किया है। और साथ ही में जो तीसरा पिलर होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ नहीं लिखी, आपको आंसर में लिखनी है कि लोग अपनी प्रिवेसी को, उनकी प्रिवेसी को भी ध्यान में लिखा जाए और शेयर कर सके अपने पर्सनल डेटा को सेफली, वो जो हमारी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी आगे करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है। ओके, और फिर यहाँ पे और भी लिखा है कि हमने पीएम जनधन योजना को, उसमें डीबीटीज आते हैं, आप जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। जैम ट्रिनिटी आप जानते हैं, जैम ट्रिनिटी तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। जैम ट्रिनिटी में क्या है, जनधन योजना, जिससे आपने बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं, बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन की है। दूसरा, आपने जनधन में ए क्या है, जैम में ए क्या है, आधार है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर है ये एक। और तीसरा, मोबाइल पेनिट्रेशन इन दी एंटायर कंट्री, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वही करता है, इट प्रोवाइड सॉल्यूशंस एंड सिस्टम्स के जो बेसिकली, जिससे इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज हैं वो बहुत सहूलियत से मिल सके। जो जैम में हम देख रहे हैं, एसएमएस के थ्रू फार्मर्स को पता चल जाएगा कि आज रेन होने वाली है कि नहीं होने वाली, इसरो की सैटेलाइट बता देंगी। मोबाइल पेनिट्रेशन की वजह से डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या पीएम किसान का, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो जनधन उसके लिए है। आधार तो आप जानते ही हैं, जो राशन लेना, और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये सब कुछ हम जानते हैं। लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ पे एक चीज थी। ओके, तो ये हम कर चुके हैं। अब देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि आईबीसी आया, रेरा एक्ट आया, जिससे हमने बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया। ओके, और फिर उसके बाद हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली हमने जीएसटी में भी, जीएसटी एक्ट में भी हमने बहुत सारे माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को हमने डीक्रिमिनलाइज होते देखा है। आईटी एक्ट में भी बहुत सारे माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज होते देखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर है। ओके, वैसी कंपनीज एक्ट के तहत भी इन्होंने कुछ कहा है कि हमने माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को मद्देनजर नहीं इतना रखते, ठीक है। तो अ पैरेलल बिटवीन द पीरियड्स 1998 टू 2002। अब देखिए इन्होंने बोला है कि देखिए 1998 से 2002 के बीच में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। ओके, लेकिन उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया था, क्योंकि इकोनॉमी को कुछ शॉक्स लगे थे। 2014 और से 22 में भी बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, क्योंकि जनता बार बार आके कहती है आप क्या हुआ सबका विकास कहते रहते हैं, तो अभी तक हुआ क्यों नहीं, तो कहते हैं वो कुछ शॉक्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन से शॉक्स। 1998 से 2002 के बीच में न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग हुई थी 1998 में, फिर सैंक्शंस आ गई थी हमारे ऊपर। फिर उसके बाद और क्या हुआ था, बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर डी लेवरेजिंग। तो मतलब बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर बेसिकली अपनी डेट्स कम कर रही थी, तो बेसिकली वो किसी को लोन्स और दे नहीं रही थी, रिस्की नहीं होना चाहते थे, अपने बैलेंस शीट को रिपेयर कर रही थी, ठीक है। ये चीज़, 2 सक्सेसिव ड्राउट्स, तो फिर 2 ड्राउट्स भी आ गए। टेक्नोलॉजी बस्ट आया, ओके, फिर उसमें थोड़ा सा हमें नहीं इतना पता था। फिर यूएस में रिसेशन 2008 का अगर हम देखें तो नहीं, खैर यूएस में रिसेशन आया। फिर 9/11 टेरर अटैक्स हुए। तो इन सारी दिक्कतों की वजह से शॉक्स टू दी इकोनॉमी लगा।
और यहाँ पे 2014 से 22 में क्या शॉक लगे हैं, एनपीए क्राइसिस, ठीक है। फिर उसके बाद भाई एनपीए क्राइसिस आया तो वो क्यों था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, क्योंकि बैलेंस शीट अच्छी नहीं थी कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने लोन्स लिए हुए थे वो वापस नहीं करवा रहे थे, जिसकी वजह से बैंक्स की बैलेंस शीट भी खराब हो रही थी, तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद पैंडेमिक आ गया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी हमने देख लिया, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग भी तो करनी पड़ी ना। अब क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इधर लिए गए थे और क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इधर। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन हुआ था। डीरेगुलेशन का मतलब क्या था, जैसे अभी हमने देखा कि एक्सचेंज रेट को भी हमने लिबरलाइज कर दिया था, राइट। तो इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि आप अब बैंक वाइज डिसाइड करोगे कि आपको हर एक लोन पे आप कितना इंटरेस्ट पे देना चाहते हो वो लोन, तो बैंक्स में कंपटीशन आएगा तभी तो ओवरऑल एफिशिएंसी जाएगी। आप ये नहीं कहोगे कि 2 लाख रुपए के ऊपर के लोन पे इतना इतना इंटरेस्ट रेट देना है, इतना ही देना है, तो फिर क्या एफिशिएंसी है। लोगों के पास, कंज्यूमर्स के पास चॉइस कौन सी आ रही है, इंडिविजुअल्स के पास कुछ नहीं ना, कंपटीशन है। तो इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ था यहाँ पे। प्राइवेटाइजेशन जो अभी हमने ऊपर देखा, मारुति उद्योग वगैरह ये सब, ठीक है। एसेट रिकवरी फॉर बैंक्स, तो ये हमने देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एफआरबीएम एक्ट फिस्कल डिसिप्लिन के लिए 2003 का, तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे इस पीरियड के। फिर उसके बाद अब क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यूनिक आइडेंटिटी आधार, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन, जीएसटी, आईबीसी, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट्स रैशनलाइजेशन, अभी तो रिसेंट बजट इसका एग्जाम्पल है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस जो जीएसटी के तहत, आईटी के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत, वैक्सीन रोल आउट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत, पब्लिक डिजिटल ट्रांसफर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ रिटर्न्स। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी डीले हो गया था, लेकिन 2003 के बाद अब देखिए कितना अच्छे, एक बार जो शॉक्स फेड अवे हो गए, और वैसे ही हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब शॉक्स फेड अवे हो गए हैं, तो सब अच्छा रहेगा। ओके तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। प्रमोटिंग द प्राइवेट सेक्टर एज को पार्टनर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया एक एग्जाम्पल है। ओके और अब यहाँ पे बेसिकली एक और चीज़ कि सरकार ने ये भी कहा है कि हम केवल चार स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिसमें अपनी प्रेजेंस रखेंगे, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देंगे। जैसे 4 सेक्टर में नंबर 1 जो एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस है, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, नंबर 3 पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, नंबर 4 बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फिनेंशियल सर्विसेज। ओके अब देखिए हमने एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, माइक्रो इरिगेशन फंड, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ई नाम लेके आए हैं हम पोर्टल, हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, ठीक है। रिटर्न्स टू द इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, अब रिटर्न्स बेसिकली क्या आएगा, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आफ्टर 2014, शॉक्स दैट इकोनॉमी फेस, दोज आर वही ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि हमने क्या क्या शॉक्स फेस किए इस टाइम में, ठीक है। तो इंडियाज नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर डेट टू जीडीपी रेशियो वेंट अप फ्रॉम 72.9% टू 103.6%, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा था यहाँ पे। ओके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वहाँ पे बढ़ गए थे, एनपीए क्राइसिस, फिर एक आईएलएनएफएस, एनबीएफसी यहाँ पे एक ये थी, फिर ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाता है। ओके कि आपने लिया लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म आपने लिए शॉर्ट टर्म लोन्स हुए हैं बैंक से, लेकिन आप जिसको बेसिकली लेंड कर रहे हो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बोरोवर्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो का जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, कब उनके प्रॉफिट आएंगे, कब वो आपको वापस कर पाएंगे, तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो गया था। आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ, फिर उसकी वजह से, ये इस साल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में इस पर बहुत बड़ी बातें हुई थी, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे वही चीजें लिखी हैं कि और क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं। प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग रिफॉर्म्स हैं ये, गवर्नमेंट स्किलिंग इनिशिएटिव को, वो विकास योजना, कौशल विकास योजना, ग्लोबल सप्लाई चेन, ये सब वगैरह यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे जियो पोलिटिकल सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी भी भारत के लिए लेके आती है, क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि अब रशिया पे बिल्कुल कंप्लीटली निर्भर नहीं रह सकते, तो वी विल डाइवर्सिफाई आर सप्लाई चेन्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, वही सारी स्कीम्स जो ऊपर पड़ी यहाँ पे लिखी हैं। अब हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। ओके अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे
और आई थिंक इन्होंने इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Which among the following correctly represents the relation between interest rate growth differential and debt sustainability? तो यहाँ पे ये चीज लिखी है कि डेट सस्टेनेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल में क्या लिंक है, क्या रिश्ता है. तो देखिए इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट यानी कि जो सरकार ने लोन लिए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट रेट कितना देना है, और एक है ग्रोथ जीडीपी. तो देखिए एक चीज होती है कि इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ बेसिकली IRGD बनाता है. तो आप खुद सोचिए कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा और उसमें से माइनस ग्रोथ हो रही होगी जो कम होगी तो पॉजिटिव आएगा. सिंपल सी बात है, किसी बड़े चीज में से छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है. तो इन द सेंस, लेकिन इससे ये भी तो पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, डेट सस्टेनेबल नहीं है, उसका कुछ ज्यादा ही लायबिलिटी है, ग्रोथ उतनी हो नहीं रही. तो जो पॉजिटिव IRGD है वो गलत चीज है, नेगेटिव IRGD होना चाहिए, मतलब डेट सस्टेनेबल है. और यहाँ पे कहीं पे वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे ख्याल से. तो अगर नेगेटिव तो मतलब नाइदर ए नॉर बी, डी आंसर है इसका. ठीक है. क्वेश्चन 2 IBC के रिलेटेड. IBC में से देखिए एक स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि इट डज नॉट एनकम्पास फिनेंशियल फर्म्स नहीं होती इसमें, बाकी इंडिविजुअल भी. मैंने खुद बताया था आपको कि अगर आप खुद इंडिविजुअल हैं, आपकी खुद की कंपनी, आप जाके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के पास बोल सकते हैं. ऑल कंपनीज हैं लेकिन फिनेंशियल फर्म्स नहीं है. तो 2 को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है ए. लेट मी जस्ट चेक इफ ए इज द आंसर. यस, ए इज द आंसर. Okay, consider the following statements regarding production-linked incentive scheme. It proposes financial incentives, boost domestic manufacturing, attract foreign. 2 सही है, first गलत है. तो ये 3 भी आंसर सही दिया हुआ है इन्होंने. बाकी यहाँ पे देखिए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जिसमें कुछ सप्लाई डिमांड का, कुछ इन्फ्लेशन का, कुछ जीडीपी का, कुछ इस तरह की प्रोडक्शन का. ये बात हो, सप्लाई डिमांड प्रोडक्शन, क्योंकि सप्लाई मतलब सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन चाहिए, डिमांड अगर है तो प्रोडक्शन चाहिए, है ना. और सप्लाई डिमांड मिसमैच हो गया तो इन्फ्लेशन. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक. तो उसमें जैसे इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, ठीक है, जीडीपी तो होगा ही होगा, फॉरेक्स नहीं होगा, CPI होगा ही होगा, सप्लाई डिमांड होगा ही होगा. तो टैक्स नहीं है, फॉरेक्स नहीं है, और आंसर आपके पास आई थिंक ये सही दिया हुआ है. तो थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो.